हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये कंजंक्शंस का थर्ड लेक्चर है और आज हम थोड़े से और कंजंक्शंस पढ़ के इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो अगले कंजंक्शन में जाते हैं जो है इफ़। देखिए, आगे जो बहुत कोई कंजंक्शंस आने वाले हैं उसमें बस ये चीज़ याद रखना है कि धरो आपने कोई कार्य या फिर काम किया जिसका नाम ए। कोई कार्य या काम, आपने कोई काम किया ए और उस काम को करने के बाद आपको कुछ परिणाम मिला बी। ठीक है, तो ये आपका परिणाम हो गया और ये आपका काम हो गया। तो कुछ काम करने से कुछ परिणाम आपको मिला, तो इसमें बहुत सारे कंजंक्शंस यूज़ होते हैं। तो पहला जो इसका कंजंक्शन पढ़ेंगे वो है इफ़। इफ़ क्या होता है? इफ़ बेसिकली होता है कि देखो, आपने यहाँ पर पढ़ाई की, इस सेंटेंस को देखो, इफ़ आई स्टडी आई विल पास। स्टडी यहाँ जो है आपने एक काम है और पास होना आपका परिणाम है। तो स्टडी एक काम है और पास होना परिणाम है। तो देखो, दो सेंटेंस जो एक काम और उसका परिणाम से आपको ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसको हम इफ़ से ज्वाइन कर सकते हैं अगर अगर वो काम को करने से वो परिणाम मिलेगा। ठीक है, अगर काम को नहीं करने से नहीं परिणाम नहीं मिलेगा तो हम इसको नॉट की तरह लिख सकते हैं। लेकिन इफ़ को काम से परिणाम मिलने से यूज़ किया जाता है और इसका फॉर्मेट बस देख लीजिए। इफ़ पहले कंजंक्शन आया, इफ़ आई स्टडी, तो इफ़ जो आता है वो काम वाले सेंटेंस से पहले आता है और उसके बाद एक कॉमा लगता है और उसके बाद परिणाम वाला सेंटेंस आता है। तो यहाँ पर आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ, ये वाला तो काम वाला सेंटेंस है, तो इसके पहले ये इफ़ आ गया। इफ़ के बाद ये आई स्टडी जो काम, उसके बाद कॉमा और उसके बाद वो परिणाम जो है, ये जो आई विल पास, ये तो आपका परिणाम है ना, तो उसके बाद ये आया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर परिणाम आपने पहले लिख लिया। ठीक है, ही विल प्ले वेल, मतलब वो अच्छे से, मतलब ये सेंटेंस है कि अगर वो प्रैक्टिस करेगा वो अच्छे से खेलेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना काम हुआ और प्ले अच्छे से खेलना परिणाम हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ही विल प्ले वेल आपका परिणाम हुआ, उसके बाद एक कॉमा आया, तो यहाँ पर तो परिणाम को पहले लिखा गया, लेकिन फिर भी इफ़ हमारा काम के पहले ही लगता है। परिणाम को आप पहले भी लिख सकते हैं, ये जो ही विल प्ले वेल, लेकिन उसके बाद आप कॉमा डालिए, उसके बाद इफ़ और फिर आपका काम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं देयरफॉर में। देयरफॉर भी सेम चीज़ इफ़ की तरह ही होता है कि आप एक काम किए और उसके बाद उससे कुछ परिणाम मिला, तो उसमें देयरफॉर यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ही डिड नॉट स्टडी देयरफॉर ही फेल्ड द एग्ज़ाम। ही डिड नॉट स्टडी मतलब एक काम हुआ कि उसने पढ़ाई नहीं की। ठीक है, पढ़ाई नहीं करना एक काम हुआ और वो फेल हो गया। फेल होना एक आपको परिणाम मिला। ठीक है, तो यहाँ पर ही डिड नॉट स्टडी आपका ए काम हुआ, ही फेल द एग्ज़ाम आपका बी परिणाम हुआ। ठीक है, और देयरफॉर और इफ़ में ये डिफरेंस समझिए कि देयरफॉर ना, इफ़ जैसे काम के पहले लगा, आपको अगर आप ये सेंटेंस इफ़ से लिखते तो इफ़ हमारे ही डिड नॉट स्टडी वाले सेंटेंस के पहले लगता, लेकिन देयरफॉर हम हमारे परिणाम वाले सेंटेंस के पहले लगता है। देखो, ये बी जो ही फेल द एग्ज़ाम वो तो परिणाम है, तो उसके पहले देयरफॉर लगता है। ठीक है, तो ये पूरा सेंटेंस कैसे लिखते हैं? काम, उसके बाद कॉमा, उसके बाद देयरफॉर और उसके बाद परिणाम जो आपको मिला। ठीक है, तो देयरफॉर परिणाम के पहले लगता है। तो और एक और डिफरेंस समझिए इफ़ और देयरफॉर में। इफ़ अगर आप समर के लेक्चर्स में जाओगे, उसने टेंसेस को भी पढ़ा लिया है पूरी तरह से। तो टेंसेस में हमने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जो 3 मेन टाइप्स ऑफ टेंसेस है वो सीखा था। तो इफ़ में सभी टेंसेस आप यूज़ कर सकते हैं, फ्यूचर भी यूज़ कर सकते हैं, पास्ट भी, प्रेजेंट भी। ठीक है, लेकिन देयरफॉर में बस पास्ट और प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो
जो काम आपने किया वो पास्ट और प्रेजेंट में ही होना चाहिए। ठीक है, तो इफ में आप दोनों सेंटेंसेस को, जो काम है और परिणाम है, वो दोनों को आप किसी भी टेंस में लिख सकते हैं, लेकिन देयरफॉर को जब आप लिखते हैं, वो परिणाम जो मिलता है आपको देयरफॉर से, वो जो परिणाम वाला सेंटेंस कोई भी टेंस में लिख सकते हैं, लेकिन जो काम वाला सेंटेंस है, काम वाला सेंटेंस को सिर्फ आप पास्ट या प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं, फ्यूचर टेंस में नहीं लिख सकते। देखिए यहाँ पर कि उसने प्रैक्टिस की और उसने अच्छे से खेला क्योंकि उसने प्रैक्टिस की, तो यहाँ पर प्रैक्टिस करना काम हुआ और अच्छे से खेलना तो परिणाम हुआ। प्रैक्टिस काम और अच्छे से खेलना परिणाम। ठीक है, तो आप देयरफॉर को परिणाम से पहले लगाइए, करेक्ट। लेकिन ये जो काम है प्रैक्टिस करना, ये सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट में यूज़ हो सकता है, लेकिन ये जो परिणाम हुआ ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, लेकिन इफ में दोनों सेंटेंस, ये ही प्रैक्टिसेस और ही प्ले वेल, ये सभी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सभी टेंसेस में यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो बस ये याद रखना कि देयरफॉर में जो काम वाला सेंटेंस है वो सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट में है, फ्यूचर टेंस में नहीं। नेक्स्ट, अब अनटिल। तो जैसे आपने एक काम किया, ठीक है, ए आपने काम किया और उससे बी आपको एक परिणाम मिला। ठीक है, लेकिन अगर ये काम नहीं करने से बी नहीं हो सकता, तो हम अनटिल का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए मैं समझाता हूँ। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आप पास नहीं करेंगे नहीं। तो पढ़ाई करने से आपको परिणाम मिलता है, लेकिन पढ़ाई नहीं करने से आपको परिणाम नहीं मिलता। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं अनटिल। ठीक है, तो अनटिल कैसे लगाते हैं? पहले अनटिल को लिखते हैं जो कंजंक्शन है, उसके बाद काम वाला सेंटेंस लिखते हैं जो आई स्टडी, उसके बाद कॉमा, और उसके बाद परिणाम जो है, जो आपको नहीं मिल रहा जो परिणाम, वो लिखते हैं। ठीक है, तो अनटिल हमारा कंजंक्शन हुआ, आई स्टडी हमारा काम हुआ, कॉमा, तो मैं जब तक पढ़ूंगा नहीं तब तक मैं पास नहीं होऊंगा। पास नहीं होना आपका परिणाम हुआ, जो परिणाम आपको नहीं मिला। ठीक है, तो पहले कंजंक्शन, फिर काम, कॉमा, और फिर परिणाम। Until I practice I will not play well, वो एक्चुअली वेल है, मैं लिख लेता हूँ फिर से यहाँ पर, वेल। Until I practice I will not play well, तो यहाँ पर सेम चीज़ है, पहले कंजंक्शन आया until, उसके बाद जो काम है, जो प्रैक्टिस करना, वो काम I practice, और उसके बाद I will not play well, जो आपको परिणाम नहीं मिला। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने से अच्छे से आप खेल सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करने से अच्छे से नहीं खेल सकते। तो आपको जो परिणाम नहीं मिला वो है आप अच्छे से नहीं खेल पाए, तो इसलिए हम अनटिल का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट, अनलेस। अनलेस भी अनटिल की तरह सेम चीज़ है, बस अनटिल और अनलेस को यू कैन इंटरचेंज एंड यूज़ इट। आप एक को भी अनलेस को भी यूज़ कर सकते हैं और अनटिल को भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों सही है। ठीक है, और उसका सेम टू सेम फॉर्मेट भी है, तो अनटिल और अनलेस को दोनों को सेम टाइप से यूज़ कर सकते हैं। और टिल को भी आप अनटिल और अनलेस के बजाय यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टिल ये याद रखिए, आप टिल को इनफॉर्मल सेंटेंसेस में लिखते हैं। तो इनफॉर्मल कब होता है? बेसिकली जैसे आप एक पत्र लिख रहे हैं और वो पत्र आप एक अपने दोस्त को लिख रहे हैं या फिर किसी रिश्तेदार को लिख रहे हैं, तो वो इनफॉर्मल होता है। लेकिन अगर आप किसी स्कूल को लिख रहे हैं, स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, या फिर ऑफिस में एक जॉब अप्लाई कर रहे हैं और उसके बॉस को लिख रहे हैं, तो वो फॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर आप बस दोस्त को लिख रहे हैं तो फिर इनफॉर्मल होता है। ठीक है, सो टिल बेसिकली आप इनफॉर्मल सेंटेंसेस में, इनफॉर्मल पत्र या फिर इनफॉर्मल एसेज में भी यूज़ होता है। लेकिन अनलेस और अनटिल यूजुअली फॉर्मल में यूज़ होता है, लेकिन आप इनफॉर्मल में भी यूज़ कर सकते हैं। बस टिल को आप फॉर्मल में यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट, ऑल्दो ऐसा नहीं, मतलब ठीक है,
आपने एक काम किया ए, और वो काम करने से आपको एक परिणाम मिलना चाहिए था बी। जैसे अगर आप पढ़ने से आप तो यूजली पास हो जाते हैं ना जब आप पढ़ते हैं, लेकिन ये हुआ कि आपने काम किया ए, लेकिन उसको करने के बाद भी आपको बी नहीं मिला, मतलब काम किया लेकिन उसके बाद भी परिणाम जो आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो इन सेंटेंसेस में हम ऑल्दो का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं ऑल्दो जो कंजंक्शन है, उसके बाद काम जो मैंने पढ़ाई की, और ये भी सिर्फ पास्ट और ये पूरा सेंटेंस सिर्फ पास्ट में यूज़ हो सकता है, पास्ट या फिर प्रेजेंट में, लेकिन फ्यूचर में यूज़ नहीं हो सकता। और काम वाला जो पार्ट है ये सिर्फ पास्ट में यूज़ हो सकता है, लेकिन जो परिणाम वाला जो पार्ट है ये पास्ट और प्रेजेंट में यूज़ हो सकता है, पास्ट एंड प्रेजेंट। ठीक है, तो इसमें पहले ऑल्दो लिखते हैं, फिर काम वाला पार्ट लिखते हैं, फिर एक कॉमा डालते हैं, और फिर परिणाम का पार्ट लिखते हैं। ठीक है, तो ऑल्दो समझ में आ गया कि आपने काम किया लेकिन उससे जो आपको परिणाम मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला। ठीक है, तो व्हेन भी पूरा एक काम करने से एक परिणाम जो मिलता है उसी टाइप का है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपसे किसी ने पूछा कि आपने ये कैसे किया, आपको ये परिणाम कैसे मिला, तो मैं बोलता हूँ कि मुझे ये परिणाम मिला जब मैंने ये वाला काम किया। ठीक है, तो जैसे आपको कोई पूछता है आप एग्ज़ाम में पास कैसे हो गए, तो आप बोलेंगे कि मैं पास हुआ जब मैंने पढ़ाई की। तो इसमें पढ़ाई करना एक काम हुआ, पास होना एक परिणाम हुआ ना। तो आप जब वो ये वाला कैसे किया आपने उस सवाल का जवाब देते हैं तब आप व्हेन यूज़ करते हैं, और इसमें कुछ कॉमा नहीं लगता। तो पहले आप काम लिखते हैं, परिणाम लिखते हैं, जो जैसे यहाँ पर है पास होना, आई पास्ट, वो आपका परिणाम है। उसके बाद आप व्हेन लिखते हैं जो आपका कंजक्शन है, और उसके बाद आप काम लिखते हैं जो काम है आई स्टडीड, मैंने पढ़ाई की। और फाइनली अब हम आते हैं एज वेल एज में। एज वेल एज क्या होता है, एज वेल एज जो होता है कि आई स्टडीड एज वेल एज हैड फन। ये एज वेल एज पूरा एंड की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये किया, एक काम किया और दूसरा काम भी किया, आप दो काम कर रहे हैं और आपने ये भी किया और ये भी किया। ठीक है, दोनों का एक साथ किया तो हम एज वेल एज का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एज वेल एज और एंड दोनों का हम यूज़ कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कभी कभी जब एंड यूज़ हो सकता है उसमें एज वेल एज यूज़ नहीं हो सकता, लेकिन जहाँ पर एज वेल एज यूज़ हो सकता है आप वहाँ एंड लगा सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो पहले आई स्टडीड आपका काम हो गया। ओके, ये देखिए एज वेल एज कब यूज़ होता है, जब आप दो ऑपोजिट्स को लेते हैं। ठीक है, देखिए पढ़ाई करते समय बहुत बच्चों को उतना मज़ा नहीं लगता। ठीक है, ये तो सच बात है कि पढ़ाई करते समय बहुत बच्चों को उतना मज़ा नहीं लगता, लेकिन अगर अगर आपने पढ़ाई की और आपको मज़ा भी आ गया तो हम एज वेल एज का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कुछ एक करने से और दूसरा करना दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने फिर भी कर लिया, तब आप एज वेल एज का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम हुआ आई स्टडीड, मैं पढ़ाई की, और एक काम हुआ हैड फन, मैंने मज़ा लिया। ठीक है, तो पढ़ना एक काम, मज़ा लेना दूसरा काम, और एज वेल एज जो हमारा कंजंक्शन है वो एंड की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आई स्टडीड एज वेल एज आई हैड फन। तो इससे हमारा कंजंक्शंस टॉपिक ख़त्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़े से एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद वो पूरा चैप्टर को भी रिवाइज कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।